हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका माय होम माय स्कूल चैनल में। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है क्योंकि ये ना सिर्फ आपके 10th के बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता है तो वहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का जो कि आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो यार बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एश्योर करते हैं कि आप लोग बोर्ड्स में पूरे नंबर लेके आएँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जहाँ पर डिग्री पॉलिनोमियल की क्या हो, 2 हो। हम लोगों ने पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ा था टर्म 1 में। टर्म 1 के उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन में। अगर आपको डिटेल में पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो उस आई बटन पर क्लिक करके पॉलिनोमियल्स के वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है किसी भी इक्वेशन में वो क्या कहलाती है, उसका पॉलिनोमियल की डिग्री, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉलिनोमियल को लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, राइट। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, तो इसकी डिग्री हो गई 3। इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन को ले लेता हूँ तो इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 4, राइट। तो हमारी डिग्री क्या हो गई, हमारी डिग्री हो गई 4। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इस इक्वेशन का, तो अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो हमारे इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, यहां पर डिग्री होगी 2। क्यों? क्योंकि यहां पे पावर 7 जरूर है, लेकिन क्योंकि ये पावर किसकी है, कांस्टेंट की है। 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर है तो वो वेरिएबल में काउंट नहीं हो सकता। 9 अगेन 6 की पावर है, कांस्टेंट की पावर है तो ये भी डिग्री में काउंट नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है। गॉट इट। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। गॉट इट। तो ऐसी ही इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती हैं उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax² + bx + c। यहाँ पर a, b और c आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इन कॉन्स्टेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। ओके, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब x² है, x है और तीसरा टर्म कांस्टेंट, तो यहाँ पर x वेरिएबल हो गया, a b c जैसा कि मैंने बताया कोफिशिएंट्स हैं। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो अब बात आती है कि क्या हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान सकते हैं। तो बहुत ही इजी है यार। अभी हम लोगों ने देखा कि डिग्री अगर 2 है, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम बहुत इजीली पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है, क्या अब आप लोग किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यार बहुत ईजिली लिख सकते हैं। हम लोगों को पता है ax² + bx + c इसका फॉर्म है, तो हम लोगों को इसी फॉर्म में लाना है। तो चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं -3 + 7x - 4x², अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा। तो देखो, सबसे पहले x² वाली टर्म आएगी। अच्छा, सिंबल जो है वो आपको लेकर चलना है, ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो ये क्या आएगा, -4x²। ओके, उसके बाद x वाली टर्म आएगी तो +7x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म -3। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिए दे रहा हूं।
आप इसके लिए मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के बताओ। इसके लिए आप लोग मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के बताइए कि इस पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। ठीक है, अच्छा अब बात आती है यार, हम लोग सर ये तो समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सॉल्व कैसे करेंगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो एक दो, जी हाँ, एक तरीका नहीं, दो तरीका नहीं, तीन तरीके आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप पूछें कि यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कम इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्या हम किसी को छोड़ सकते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी को भी नहीं छोड़ना है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड होने वाला है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड पे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद एक और मेथड है जो कि है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी हमें देखना है। तो यार थोड़ी सी खिचड़ी कम पकाते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि आखिर मेरे पास तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास मेथड्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले है फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इस मेथड को आप एक और नाम से जानते हो जो कि है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी इसी मेथड को कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यार ये तो याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि x का स्क्वायर होता है, इक्वेशन में हमेशा आपको x का स्क्वायर मिलेगा और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, तो याद रखना बहुत आसान है। तीसरा जो मेथड है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, इसको बोलते हैं कुछ लोग, या फिर इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। ओके, ठीक है, तो चलो हम एक एक करके देखना स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसे तीनों मेथड से, और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इस इक्वेशन को अगर हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या हमारे आंसर सेम निकल के आ सकते हैं, क्या इसमें अलग अलग आंसर्स निकल के आ सकते हैं। तो यार वैसे तो जिन लोगों ने मेरा पॉलिनोमियल्स का लेक्चर देखा हुआ है उन लोगों को पता होगा कि इसके सिर्फ और सिर्फ कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है या आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि आखिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं आगे के तीन मेथड्स की। तो यार हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ओके, तो ये हम लोगों की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं डिग्री। तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की क्योंकि 2 है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप हमेशा उसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो जब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं तो मैं देखता हूं कि सबसे पहले मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखनी होगी, इसके आगे प्लस का साइन है तो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये 2x स्क्वायर ही हो जाएगा। क्योंकि x वाली टर्म में सेकंड लिखता हूं तो -5x प्लस 3। अब आप कहोगे यार ये तो कोई चेंज नहीं है, आपने तो मजाक कर दिया, दोबारा क्यों लिखा इसको। तो यार दोबारा मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिखा कि इसका मतलब ये जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हम फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने बोला आपको फैक्टराइजेशन मेथड को हम क्या कहते हैं, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड कहते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मतलब आप बीच वाली टर्म को, यानी कि ये जो कोफिशिएंट है बीच वाला x का कोफिशिएंट, इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करें। कैसे स्प्लिट करें कि
अगर मान लीजिए मैं इसको दो नंबर्स में स्प्लिट करता हूँ x और y, तो वह ऐसे नंबर्स होने चाहिए कि x प्लस वाई तो -5 के इक्वल होना चाहिए और x इंटू वाई होना चाहिए a इंटू सी के इक्वल। ओके, अब a इंटू सी क्या है, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a ये है, c ये है, तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ कि ये b के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप बनना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करने का हमारा क्या तरीका होगा, अप्रोच क्या होगी। पहली चीज़ तो है फाइंड a इंटू सी, जो कि यहाँ पर है 6। तो जैसे ही मैंने a इंटू सी निकाल लिया तो उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ a इंटू सी। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा, राइट। तो यहाँ पे तो मुझे दो नंबर्स डायरेक्टली मिल गए, लेकिन अगर आपको दो से ज़्यादा नंबर्स मिलते हैं तो आपको उनको क्लब करके, कंबाइन करके किसी तरीके से दो नंबर्स बनाने हैं और आपको सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि क्या उनको ऐड करके b के बराबर आ रहा है। तो यार चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो मुझे 2 और 3 को ऐड करके कितना चाहिए, -5 चाहिए। तो -5 कैसे आएगा, तो 2 और 3 दोनों अगर माइनस के हो, मतलब -2 और -3 हो, तो उन दोनों को ऐड करके क्या आ सकता है, -5। तो चलिए मैं एक नंबर को -2 मानता हूँ, एक को -3 मानता हूँ। लेकिन दूसरा वैलिडेशन, इससे मुझे पता चलेगा क्या जो मैंने नंबर्स लिए हैं वो सही है। तो मैं अगर -2 और -3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आंसर आता है, तो वो मेरे पास आता है 6। इसका मतलब ये दो वैल्यूज सही है, राइट। तो अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। अब सॉल्व कैसे करूँगा, तो मुझे सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, मैं इस इक्वेशन को लिखूँगा, ओके। अब इसको 0 के इक्वल रख दूंगा, क्योंकि कभी भी जहाँ पर हम जीरोस निकाल रहे होते हैं, अब जीरोस क्या होते हैं, अगेन आपको जाना है पॉलिनोमियल के लेक्चर में और वहाँ पे समझना है। तो जीरोस होते हैं हमारे बेसिकली आंसर्स ऑफ दिस इक्वेशन, वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ x या फिर सॉल्यूशन जब निकलता है तो वहाँ पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो चलिए अब हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यार अब मैं इसको कैसे लिखूं स्प्लिट करके, -2 पहले लिखूं या -3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मुझे कॉमन लेने में बहुत आसानी होगी। तो मैं इसलिए इसको ऐसे लिख लेता हूँ, -2x -3x + 3 = 0। इसके बाद जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, x माइनस यहाँ से 2x कॉमन लिया तो 1। अच्छा, ये ध्यान रखिए हमेशा जब भी ये आपने लिख लिया तो यही टर्म सेकंड में भी आएगी। अब आप सिंपल सा फंडा लगाओ कि x वाली टर्म में अगर मुझे सिर्फ x बचाना है तो उसके साथ जो कुछ है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, -3, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के, राइट। वेरी इजी। अब इसके बाद आप क्या करो, इसको एक जगह लिख लो और इसको एक जगह लिख लो। मैं इसको 0 रख के दिखाता हूँ, आप इसको 0 रख के वैल्यू निकालेंगे x की। तो अब मैं जब x - 1 को 0 रखता हूँ तो x कितना आ जाएगा, 1, और ये आपका वन ऑफ द आंसर्स हो गया। इसी तरीके से आप जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको दूसरा आंसर मिल जाएगा। ओके, गॉट इट। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर हमने दोनों को 0 के इक्वल क्यों रखा। तो बच्चा, हम लोगों को ये देखना है कि इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 कब होगी। अच्छा, अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, a इंटू बी करता हूँ, तो a इंटू बी करने में मुझे क्या चाहिए, a इंटू बी में या तो a 0 होगा या b 0 होगा, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। इसीलिए हम लोगों ने दोनों को 0 रखा कि आइदर ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या आएगा, 0, राइट। तो इसलिए आंसर है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये तरीका, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे फॉलो करो, मैसेज भेजो, अपनी क्वेरी शेयर करो और मैं आपको आंसर करूँगा। अच्छा, इसके बाद
हम लोग देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ली है सेम इक्वेशन जो कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। उम्मीद करता हूँ आपने दोनों रूट्स निकाल लिए होंगे, राइट। एक रूट तो मैंने आपको निकाल के बताया था और दूसरा रूट भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अब हम इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमारे आंसर्स सेम आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको स्टेप्स क्या फॉलो करनी है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, आपको प्री रिक्विजिट फार्मूलाज, कौन से फार्मूलाज आपको आने चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। ये आपने 7th 8th से ही पढ़ा हुआ है। तो वही फार्मूलाज आपको आने चाहिए। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये इस इक्वेशन को इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लाना है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या बन रहा है, और इस बेसिस पे इस फॉर्मूला को लेके आना है। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं स्टेप्स पे कि हम क्या स्टेप्स फॉलो करें इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको a को 1 बनाना है। a क्या होता है, a हमने पढ़ा था x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, राइट। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट आप a से डिवाइड कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे हम, डिवाइड इक्वेशन बाय a। तो जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। गॉट इट। दूसरी स्टेप में क्या करना है आपको, दूसरी स्टेप में आपको करना है फॉर्म 2ab मल्टीप्लाई, अच्छा आपको 2ab वाली टर्म बनानी है। जो यहाँ पे 2ab होता है ना, देखो a अब इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर आपका जो a है, ठीक है, इस इक्वेशन में जो आपका a है वो क्या होगा, x। मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को लेकर ना कंफ्यूज हो। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले के हिसाब से a क्या है यहाँ पे, x। तो 2ab वाली टर्म कौन सी होगी, 2ab वाली टर्म होगी ये, जहाँ पर x आ रहा है। गॉट इट। तो हमें 2ab की फॉर्म बनानी है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई टर्म ऑफ x विद 2/2। तो 2/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए किसी भी नंबर से हम किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो सेम रहता है। क्यों, क्योंकि 2/2 क्या हो जाएगा, 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिख सकते हैं, तो अब हम वो चीज़ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, 5/2। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा था 2/2, राइट। अच्छा मैं इस जो डिवाइड में 2 है इसको यहाँ पर ला सकता हूँ इसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा अब होता क्या है कि ये जो टर्म आपकी बनी यही आपका b है, क्योंकि ये तो 2 हो गया, x मैंने बताया था आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से a है, तो बाकी जो बचा वो b है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास a स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया, लेकिन 2ab आपके पास माइनस में आया है, राइट। तो जो आपका यहाँ पे इक्वेशन में साइन था उसी से आपको पता चल सकता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कहाँ पे देखना है आपको, हमेशा x वाली टर्म में। तो यहाँ पे माइनस 2ab हो गया, अब आपको लाना है प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल सा फंडा है, आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 5/4, राइट। अब आपको प्लस करना है 5/4 का स्क्वायर और माइनस करना है 5/4 का स्क्वायर और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो यार ये जो है ये तो आपका फॉर्मूला बन गया, इसको तो सिंपल लिख सकते हो ये चीज़। तो x माइनस
5/4 का स्क्वायर। अच्छा 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -25/16 + 3/2 = 0। अब सॉल्व कीजिए, x - 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 LCM आ जाएगा, राइट। 2 8 16 है, 8 6 24 है, तो ये सॉरी ये क्योंकि माइनस था तो 25 + 24 = 0। अच्छा देखो, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो x - 5/4 का स्क्वायर ये हो जाएगा इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1/16। तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो x - 5/4 का कितना हो जाएगा, तो उधर जाएगा, ये स्क्वायर था यहाँ पे, ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 16 का क्या होगा 4। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। आप इसको इक्वल टू में लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x = 1/4 + 5/4 = 6/4 = 3/2। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो अगर आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड में आंसर निकाला होगा तो आपको पता होगा कि दिस वाज वन ऑफ द आंसर्स, राइट। तो ये वन ऑफ द आंसर्स था, तो आपको एक आंसर निकल करके आ गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि सर एक तो निकल गया हमारा वैल्यू, राइट, एक तो आंसर आ गया, तो दूसरा आंसर कहाँ है। तो दूसरे आंसर के लिए बच्चों यहाँ पर जब आप देखेंगे कि हम लोगों ने स्क्वायर को स्क्वायर रूट बनाया, राइट। जब हमने स्क्वायर रूट बनाया तो आपको पता है कि जब मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो वो प्लस का भी आंसर हो सकता है और माइनस का भी आंसर हो सकता है, राइट। तो इसीलिए जब ये 1/4 आएगा तो ये प्लस माइनस 1/4 होगा, राइट। देखो क्योंकि अगर आप देखें तो 4 है, राइट, एग्जाम्पल लेते हैं, 4 जो नंबर है वो 2 का भी स्क्वायर होता है और -2 का भी स्क्वायर होता है, इसलिए जब हम 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका आंसर +2 भी आ सकता है और -2 भी आ सकता है। इसीलिए जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, +-2, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे ये आंसर आएगा। तो एक बार हमने वैल्यू क्या कंसिडर की, 1/4, दूसरी वैल्यू जब आप कंसिडर करोगे तो -1/4 करोगे तो उससे क्या आंसर आता है। तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला था क्वेश्चन फर्स्ट में, राइट, जब मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था। दूसरा आंसर मैंने निकाला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में यहाँ पर दूसरी वैल्यू रख के निकालो और देखो क्या दोनों तरीकों से मुझे जो दो वैल्यूज आई हैं वो सेम है। अगर वो सेम है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखो और मैं आपकी हेल्प करूंगा समझने में कि आखिर हम लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, राइट। तो अब हम आते हैं यार सबसे इजी तरीके पे, जो कि है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। तो चलो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक देखने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप मैथ्स में फास्ट होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप बहुत फास्ट कैलकुलेशंस कर सको, तो यार आप जाओ फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो। वहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करती हैं और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन में आपको आंसर निकाल के देती है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले मेथड पे। तो हम लोग बात कर रहे थे डिस्क्रिमिनेंट मेथड की। तो ये हम लोगों ने इक्वेशन ले ली है, ये इक्वेशन हम लोगों ने दो तरीके से ऑलरेडी सॉल्व की है। तो अब हम तीसरे तरीके से देखने वाले हैं। तो तीसरे तरीके की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो समझते हैं ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, हम लोगों ने कोफिशिएंट पढ़े A, B एंड C। तो उन्हीं कोफिशिएंट का एक रिलेशनशिप होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम कहते हैं B² - 4AC।
ओके, अब कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो हमेशा होंगे, अगर मैं उसके रूट्स को अल्फ़ा और बीटा मान लूँ तो अल्फ़ा बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बाहर प्लस माइनस लगाया हुआ है, तो आपका जब भी अंडर रूट में आंसर आएगा तो उसमें आपको अलग से प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं प्लस माइनस को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा माइनस, अब क्योंकि b -5 है तो ये हो जाएगा +5 प्लस माइनस अंडर रूट, तो हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3 अपॉन 2a, तो ये जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 माइनस बिल्कुल सही 24 अपॉन 2a की वैल्यू हम लिखना भूल गए थे, तो ये इंटू 2 हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस, अब देखो 25 माइनस 24 1 हो गया, अब 1 का अंडर रूट करता हूँ तो 1 आता है अपॉन में 4। अब मैं लेता हूँ 5 माइनस 1 अपॉन में 4 करता हूँ तो ये 4 अपॉन 4 हो जाएगा, जो कि आएगा 1, तो 1 आप लोगों का आंसर आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है। तो ये आंसर हम लोगों ने कहाँ निकाला था, फैक्टराइजेशन मेथड में। इसी तरीके से आप लोग क्या करो, दूसरी वैल्यू लेकर ट्राई करो और देखो क्या आप लोगों का दूसरा आंसर भी सेम आता है। ओके, गॉट इट। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, तो कैपिटल डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अब उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो थे हमारे कंसेप्ट कि हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ इसलिए काम नहीं आता है कि वो आपको रूट्स निकाल के देता है, वो आपको ये भी बताता है कि किसी इक्वेशन के कितने रूट्स, कैसे रूट्स हो सकते हैं, उनका क्या नेचर होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए भी डिस्क्रिमिनेंट हेल्पफुल है, और इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं फटाफट कि आखिर नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट कैसे हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, तो हम लोगों ने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यार बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग यहाँ निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, जो कि आपको निकल के आएगा 25 माइनस 24, इसका मतलब कि 1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि हमारे पास d की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, या तो d 0 से बड़ा होगा, या d 0 के इक्वल होगा, या फिर d 0 से छोटा होगा। तो अगर d 0 से बड़ा होता है तो किसी भी इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, मतलब कि दोनों जो वैल्यूज आएंगे, दोनों जो आंसर्स आएंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे और रियल होंगे। रियल मतलब पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट होंगे, वो ऐसे नंबर्स होंगे जो कि आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, राइट, जो एग्जिस्ट करते हैं। d इक्वल टू 0 पे 2 इक्वल रूट्स होंगे, मतलब 2 रूट्स सेम होंगे लेकिन रियल होंगे। ओके, लेकिन अगर d 0 है तो नो रियल रूट्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं हम इसको। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इमेजिनरी रूट्स। गॉट इट। तो इमेजिनरी रूट्स क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स को आप लोग क्लास 11th में पढ़ोगे, जहाँ पे आप पढ़ोगे आयोटा का कंसेप्ट। क्या होता है आयोटा, आयोटा इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो आपने अभी तक तो पढ़ा है क्लास 10th में, क्या स्क्वायर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता,
लेकिन वो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, आयोटा। तो वहीं से इमेजिनरी नंबर्स का कंसेप्ट आता है। तो ये लो आप लोग पढ़ोगे कहाँ पे, 11th क्लास की मैथ्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। इसको हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। 11th क्लास में जब आप आएंगे तो आप इससे जुड़े हुए टॉपिक्स का वीडियोस देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अभी के लिए हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम से फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके सारे कंसेप्ट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के। इससे बाहर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। आप लोगों को मैंने सारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। आपको ये भी दिखाया कि आप किसी भी तरीके से सॉल्व करें आपका आंसर सेम आता है। अब आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये था आपका डे 2 ऑफ 21 डेज ऑफ मैथ्स फॉर टर्म 2 सीरीज का दूसरा टॉपिक, राइट। तो डे 2 में हम लोगों ने समझे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट। इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं टर्म 2 के सारे टॉपिक्स की और कोशिश करने वाले हैं कि हम 21 दिन में एक घंटा देकर मैथ्स का पूरा टर्म 2 का सिलेबस खत्म कर दे। यानी कि 21 दिन मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन ये होने वाले हैं 21 घंटे, राइट। तो 21 घंटे के अंदर अंदर हम लोग कैसे मैथ्स का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं टर्म 2 का, यही हम लोग देखने वाले हैं इस पूरी सीरीज में। तो हमने पीछे इससे पहले डिस्कस किया था हाइट एंड डिस्टेंस। आप लोग इस वीडियो के ख़त्म होने पर आपको दिखेगा हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक, तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके आप हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में देख सकते हैं। उस वीडियो को समझे, उस वीडियो को अच्छे से देख करके आपके हाइट एंड डिस्टेंस के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद हम लोग लेकर आने वाले हैं और बाकी सारे चैप्टर्स। इस सीरीज में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को देखा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आपके क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल जाए। इसी के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दिखाएं और कोशिश करें कि वो भी पूरे मार्क्स स्कोर करें। टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।